अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हम करने वाले हैं जी MCM 301 का लेसन नंबर 25 जो कि है ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में। काफ़ी लेंथी लेसन है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है। शॉर्ट लॉन्ग MCQ सबके हवाले से इंपॉर्टेंट लेसन है, तो इसे गौर से सुनिएगा। हम कोशिश करेंगे इस लेसन को शॉर्ट रखें और जल्दी से सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लें। लेसन स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप मीटिंग क्या होती है? जब दो से ज़ायद लोग, मतलब हम कह सकते हैं तीन लोगों से लेकर तादाद एक्सीड कर सकती है। मोस्टली 15 लोग काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, पर हाँ एट टाइम्स हो भी जाते हैं। तो 15 एक अमाउंट है जो नॉर्मल कंसिडर की जाती है। ये लोग जब मिलते बैठते हैं और किसी भी टॉपिक पर किसी भी बात को डिस्कस करते हैं तो वी कॉल इट अ ग्रुप मीटिंग और ग्रुप कम्युनिकेशन। जब यहाँ पर इन्होंने आपसे एक डेफिनेशन शेयर किया है, डेफिनेशन कह लें, MCQs पर्पस के लिए कह लें कि अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल इज़ प्राइमली एन इंटरचेंज डायाटिक कम्युनिकेशन। दो लोगों के दरमियान की कम्युनिकेशन को इन्होंने डायाटिक कम्युनिकेशन कहा है। MCQs के हवाले से माइंड में रखिएगा। और ग्रुप मीटिंग की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और यह पता होना चाहिए कि एटलीस्ट 3 पीपल होंगे और एज मैनी एज और 15 होने चाहिए। ठीक है, ये आपको बेसिक MCQs के पर्पज़ के लिए चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो ग्रुप्स आ जाते हैं, फॉर्मल ग्रुप्स हैं एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स आपके कोई भी टाइप के ग्रुप्स हो सकते हैं। आप फैमिली में गैदरिंग में बैठे हैं, आप फ्रेंड्स में बैठे हैं, आप लोग कलीग्स, मतलब जब फ्री टाइम में बैठते हैं, इस टाइप की जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो दैट इज़ वी कॉल इट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे होते। आप किसी मकसद के लिए नहीं बैठते, यू सिट टू सोशलाइज एंड टू चिट चैट। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होता है? जब बेसिकली इसको कहा जाता है जी टास्क ओरिएंटेड ग्रुप्स। ये आपसे पूछा जा सकता है कि टास्क ओरिएंटेड ग्रुप्स कौन से होते हैं, तो जी टास्क ओरिएंटेड ग्रुप्स होते हैं फॉर्मल ग्रुप्स, जो आपस में बात करते हैं किसी मकसद के तहत, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो दैट आर कॉल्ड फॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स की फॉर्मेशन कैसे होती है या उनकी भी फॉर्मेशन में क्या प्रोसेस होता है, वो किस लिए इकट्ठे होते हैं, ये दो तीन चीज़ों का इससे मतलब निकल सकता है। और इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट। इट कैन बी डिस्कस्ड फॉर लॉन्ग। लॉन्ग तो नहीं हो सकता, इट्स 4 पॉइंट्स, हाँ हो सकता है लॉन्ग भी, और MCQs पर्पज़ के लिए भी इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले ग्रुप्स 4 स्टेजेस से गुजरते हैं जब वो एक प्रॉपर ग्रुप बनते हैं। ठीक है, ग्रुप कब बनता है? जब वो कोई परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है, और उस स्टेज में जाने के लिए वो 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेज है जी फॉर्मिंग। सब सीधी सी बात है, पहले वो बनाएंगे अपना ग्रुप। ग्रुप फॉर्मिंग होती है बेसिकली ओरिएंटेशन फेज़। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में आपकी ओरिएंटेशन नहीं होती कि आपको बेसिक हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन दिया जाता है एक दूसरे का। आपको बताया जाता है कि आप इस इंसान के साथ पढ़ने वाले हैं, ये टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। इसी तरह फॉर्मिंग ऑफ ग्रुप भी सेम स्टेप है, जहाँ पे ओरिएंटेशन होती है, आपको पता लगता है आप किन लोगों के साथ काम करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट आता है जी स्टॉर्मिंग का। स्टॉर्मिंग बेसिकली वो चीज़ होती है जब आप लोग मिल बैठते हैं और आप लोग बातचीत करते हैं और आपके कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। ठीक है जी, कॉन्फ्लिक्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बात को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक लेके जाने के लिए। तो ये आपका स्टॉर्मिंग का स्टेप है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस किया जाता है, आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी नॉर्मिंग। ये आपसे सिंगल डेफिनेशन के लिहाज से और MCQs के हवाले से भी पूछे जा सकते हैं, या आपसे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि 4 फॉर्मेटिव स्टेजेस को मैंशन करें। अच्छा जी, नॉर्मिंग क्या है? नॉर्मिंग ये प्रोसेस होता है जब अब आपके ने इख्तिलाफ तो हो गया। अब नॉर्मिंग वो प्रोसेस है जहां आप एक दूसरे को समझाने की अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोशिश कर रहे हैं और एक नया क्लियर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, एक नया आइडिया जनरेट हो रहा है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ नॉर्मिंग। और उसके बाद होता है जी परफॉर्मिंग। जब आपने ग्रुप बना लिया, आपने आपस में बातचीत कर ली, आपने कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस कर लिया, आपने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लिए, उसके बाद आप आते हैं काम की तरफ कि अब हमें ये गोल इस तरह अचीव करना है। तो इसको हम कहते हैं परफॉर्मिंग। अच्छा जी, आगे इन्होंने हमें कहा है कि ग्रुप्स ये फेजेस फॉलो करते हैं या ग्रुप के ये फॉर्मेटिव स्टेजेस हैं। बेसिकली ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओरिएंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इमर्जेंट, सॉल्यूशन डिफरेंट नामों से डिस्कस किया गया है, नॉट एज डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। ओरिएंटेशन इज़ अगेन फॉर्मिंग, कॉन्फ्लिक्ट इज़ स्टॉर्मिंग, इमरजेंस इज़ नॉर्मिंग, एंड सॉल्यूशन इज़ लाइक कि आपको एक सॉल्यूशन मिल गया है, आपको एक क्राइटेरिया मिल गया है कि आप किस क्राइटेरिया पर काम करते हुए अपना गोल अचीव करना है। तो ये
दोनों चीज़ें काइंड ऑफ सेम हैं, आप इनको एज अ स्लैश हेडिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे इन्हीं के गिर्द घुमाकर आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है कि पर्पज़ ऑफ ग्रुप मीटिंग्स क्यों की जाती हैं। 3 पर्पसेस होते हैं जी। इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स होती हैं, सजेस्टेड सॉल्यूशन मीटिंग्स होती हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग्स होती हैं। आसान अल्फाज में अगर इनकी बात की जाए तो इंफॉर्मेशनल मीटिंग क्या होती है कि लेट्स सपोज कि हमारी एक मार्केट में हमारा कोई ब्रांड है एंड वी कंडक्टेड अ मीटिंग, और मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बता रही हूँ कि आप लोगों की इस कारकर्दगी की वजह से हमारी सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा गिर गई हैं, या आपने ये बहुत अच्छा हार्डवर्क किया है, या आपने ये बहुत अच्छी कैंपेन चलाई है, तो इससे ये हो गया है कि आपकी जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। अब ये एक इन्फॉर्मेशन है जो अपने एनालिसिस के बाद मैं उन लोगों से शेयर कर रही हूँ, और फिर वो उसमें क्वेश्चंस करेंगे कि नहीं, हमने तो ये चीज़ इस तरह की थी, ये इस पर्पस के लिए थी, अच्छा ये कैसे हो गया, और वो उस सारी बात को समझेंगे जो मैं उन्हें समझाना चाह रही हूँ। इट्स काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग काइंड ऑफ प्रोसेस, जिसमें आप दूसरे को अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो भी हेड होता है, जो भी सुपरवाइज़र होता है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचाता है, लोग क्वेश्चंस करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को क्लियर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आते हैं सजेस्टेड सॉल्यूशन मीटिंग। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि मैनेजर हूँ, लेट्स सपोज मैंने एक प्रॉब्लम रेज़ हुई हमारी कंपनी में, मैंने वो प्रॉब्लम आप लोगों को फॉरवर्ड कर दी थ्रू ईमेल्स, थ्रू एनी प्रोसेस, किसी भी तरह से मैंने आप लोगों से वो प्रॉब्लम डिस्कस कर दी एंड कहा कि कम अप विद रीज़नेबल सॉल्यूशंस। आप आए, अपने रीज़नेबल सॉल्यूशंस आप लोगों ने मुझे ईमेल किए, मुझे सेंड किए, उसमें से जो मुझे सॉल्यूशंस अच्छे लगे, जो बेहतर रीज़नेबल लगे, अब मैंने उन सॉल्यूशंस को नोट डाउन कर लिया, और उसके बाद मैंने कहा कि जी अब आ जाओ, मीटिंग कंडक्ट करते हैं, इन सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किसका सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट। सही हो गया? यहाँ पे इन्होंने इनको स्टेप्स में डिस्कस किया हुआ है। ठीक हो गया कि आपने प्रॉब्लम सेंस की, आपने उसको एड्रेस किया, फिर मेमोज़ और ईमेल्स के ज़रिए आपने जो उसके सॉल्यूशंस थे वो रिसीव किए, फिर आपने उनको कह सकते हैं कि रिफ़ाइन किया, उनकी छांटी की कि कौन सा बेहतर है, और फिर उसके बाद आपने उनको डिस्कस किया लोगों के साथ, मतलब जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग्स इसलिए होती हैं कि जैसे अगर कोई प्रॉब्लम कंडक्ट हुई और आपके पास टाइम थोड़ा है कि आप इतने लंबे प्रोसेस से नहीं गुजर सकते सजेस्टेड सॉल्यूशन मीटिंग के, तो आप डायरेक्टली मीटिंग कंडक्ट करते हैं जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम सामने रखते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी वहाँ पर मौजूदा लोग होते हैं, और वो अपने उस सॉल्यूशंस के साथ आते हैं, और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स रेज होते हैं और रिजॉल्व होते हैं, और वहाँ पर एक हमारे पास अच्छा सॉल्यूशन आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद देख लेते हैं कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि अगर अगर किसी ग्रुप को, पूरे एक ग्रुप को कोई डिसीजन लेना है तो वो प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। हम देख चुके हैं कि सिंगल सॉल्यूशन जो, अगर कोई सिंगल बंदा जब डिसीजन लेता है तो वो फास्ट होता है एज़ कंपैरेटिवली जब ग्रुप्स डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है जी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का, कि मसला क्या है, क्यों है, कैसे है, सिचुएशन क्या है, इस चीज़ को समझता है ग्रुप। फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम को एनालाइज करता है। ठीक हो गया जी। एनालाइज हम कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो उसको बेहतर बना सकती हैं, कौन सी उसे बेहतर नहीं बना सकती, मतलब एक तरह से हम उसका जायज़ा लेना, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम का। आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ से नल लीक कर रहा है, उसके बाद हमने उसको एनालाइज करना है कि क्यों लीक कर रहा है, क्या हुआ है इसके साथ, ठीक है, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या खुद कर लेंगे या प्लम्बर बुलाना पड़ेगा। ये होता है एनालिसिस। सही हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आता है क्राइटेरिया सिलेक्शन ये होगा कि आपको लेट्स सपोज कि आप अपने सॉल्यूशन को एक क्राइटेरिया दे देते हैं कि इस लेवल का मुझे सॉल्यूशन चाहिए। लेट्स सपोज कि आपने अपने पेपर्स दिए और आपने मार्क्स रख लिए कि मेरे लिए अच्छे मार्क्स का क्राइटेरिया हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। कुछ लोग एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं। आपने रख लिया कि जी भाई 20 मार्क्स जो है ना, दैट इज़ अ गुड क्राइटेरिया फॉर मी। 20 भी आ गए तो मेरी नहीं आ पा रहा है, मतलब आप नॉर्मल सेंस में मैं बात कर रही हूँ, एक जनरल एग्जाम्पल देकर। तो आपने अपने लिए ये क्राइटेरिया रख लिया। यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अलहदा पासिंग क्राइटेरिया रखती है आपके अकॉर्डिंग। अच्छे मार्क्स का क्राइटेरिया कि कोई 90% पे भी रो रहा होता है, कोई 70% पे भी नाच रहा होता है, तो दैट इज़ द डिफरेंट क्राइटेरिया। तो इसी तरह जो ग्रुप है वो अपना एक क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन का या प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्राइटेरिया क्या होगा। उसके बाद 4th स्टेप में दे स्टार्टेड जनरेटिंग सॉल्यूशंस बनाने शुरू किए जाते हैं। सॉल्यूशन एवोल्यूशन एंड सिलेक्शन, सॉल्यूशन को जो है वो
क्या किया जाता है कि जब सॉल्यूशन आ जाते हैं तो वी गो बैक टू स्टेप 3 और उसको हम दोबारा करके देखते हैं कि ये ठीक है नहीं ठीक है, उस क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है या नहीं, और अगर वो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है तो वी टेक द फाइनल डिसीजन और उस पर हम ठप्पा लगा देते हैं कि ओके दिस गन बी द फाइनल सॉल्यूशंस। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास डिस्कस किया गया है कि मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ मेकिंग द डिसीजंस बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीके क्या होते हैं, ग्रुप्स में ही बात की गई है। कंसेंसस क्या होता है जी कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं ये डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं और एक अपना, ये आपके लिए एमसीक्यूज पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि कोई 3 स्टेट करें या कोई 5 स्टेट करें फॉर लॉन्ग। कंसेंसस क्या हो गए कि जी ग्रुप मेंबर्स अपने फाइनल डिसीजन पर खुद पहुंचते हैं थ्रू डिबेट। कॉम्प्रोमाइज़ लाइक के फाइनल प्लान में कुछ लोगों को अपने जो वो नहीं भी एग्री कर रहे होते, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड टू एग्री। सही हो गया जी। मेजॉरिटी वोट ये होता है कि जी जिसके ज़्यादा वोट आ गए जिस सॉल्यूशन के हक में, वी गोना अप्लाई दैट। डिसीजन बाय लीडर इज़ लाइक कि डिस्कशन हो गई, बातें सुन ली, लीडर एंड पर डिसाइड करेगा। आर्बिट्रेशन होता है कि जब एक कोई एक्सटर्नल बॉडी रखी जाती है, लेट्स सपोज कि कोई एक्सपीरियंस बंदा हम बाहर से बुलाएं और कहें कि हमारे इस प्रॉब्लम का हल आप बता दें, दैट इज़ आर्बिट्रेशन। एंड सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है कि आपने अपना जो भी सोल्यूशन चूज़ किया उसको आपने अप्लाई कर दिया। अच्छा जी, अल्टरनेट ऑप्शंस हमारे पास क्या होते हैं जब इन ऑप्शंस के अलावा हम बात करें ग्रुप डिसीजंस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है जी जब इंसान अपने आप पर, अपने दिमाग पर जोर देता है और मुख्तलिफ उसके आइडियाज़ जनरेट होते हैं, उनको फ़ौरन वो लिखता जाता है, नोट डाउन करता है, डिस्कस करता है और फिर उससे एक अच्छे नतीजे पर पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड फॉर शॉर्ट ऑल्सो एंड फॉर एमसीक्यूज पर्पज ऑल्सो, के 3 फेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या हैं। ठीक है, पहला है जी जनरेशन ऑफ आइडियाज़, सेकंड है आपके पास एनालिसिस और तीसरा है आपके पास एक्शन प्लानिंग। सही हो गया, ये पूछे जा सकते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ यूज़फुल फॉर, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ जाते हैं, क्रिएटिव होते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और आपको मज़ीद आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन मिल जाते हैं। एटलीस्ट कुछ वो उस पर अप्लाई नहीं हो रहे होते तो वो किसी और प्रॉब्लम पर अप्लाई हो जाते हैं। इट्स काइंड ऑफ दैट प्रोसेस। सही है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद बात की गई है स्टाइल ऑफ ग्रुप लीडरशिप्स की। अच्छा, मैं इनको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाली, पॉइंट बाय पॉइंट आप डिस्कस कर लीजिएगा या स्टडी कर लीजिएगा, यू विल गेट टू नो, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ऑथोरिटेरियन बेसिकली क्या होता है कि सारी अथॉरिटी लीडर के पास होती है, सारे प्लान्स जो होते हैं वो लीडर के पास होते हैं और उसी ने सारे स्टेप्स किस तरह करने हैं, पॉलिसी क्या होनी है, डिसीजन किस तरह लिया जाएगा, ये सारा काम लीडर का होता है। अच्छा जी, इस प्रोसेस को इतना कोई ख़ास पसंद नहीं किया जाता क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि हमारी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम अपना दिमाग क्यों खपाएं, वी आर लाइक डमीज़, हमने ऑर्डर फॉलो करना है, इसलिए कोई क्रिएटिविटी नहीं आती, कोई अच्छे आइडियाज़, नए आइडियाज़ नहीं आते। डेमोक्रेटिक इज़ लाइक आवर कंट्री, जैसे हमारी कंट्री काम कर रही है डेमोक्रेसी में, दैट इज़ डेमोक्रेटिक, के सबकी राय को अहमियत दी जाती है, लीडर वहाँ मौजूद होता है, वो अपनी एक्सपीरियंस से वो लोगों को गाइड ज़रूर करता है, उनकी हेल्प ज़रूर करता है, बट लेट अदर पीपल वर्क, ये सबसे बेस्ट वे कंसिडर किया जाता है कि आप जो है वो डिसीजन में भी हेल्प करता है, लोगों को भी डिसीजन लेने देता है, और मतलब दे वर्क इन अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ठीक है, हेल्पिंग इन्वायरमेंट। तो ये बड़ा अच्छा डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास आता है जी लेज़स फेरे। इसमें ये होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी हेल्प की जाती है एक्टिविटी प्लानिंग में, लीडर उनको हेल्प करता है जब वो हेल्प मांगते हैं। ठीक है, ग्रुप को पूरा राइट होता है कि वो कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं लीडर की हेल्प और गाइडेंस के बगैर। ठीक है, मतलब ये कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लीडर है वो बिल्कुल किनारा कशी कर लेता है और बिल्कुल भी सुपरवाइजिंग एटीट्यूड नहीं शो करता, उसका ना तो फ्रेंडली एटीट्यूड होता है और ना ही उसका जो है वो हम कह सकते हैं कि बहुत कमांडिंग एटीट्यूड होता है, वो बिल्कुल एक साइड पर हो जाता है, जिससे एक ग्रुप में जो बॉन्डिंग होती है वो नहीं रह पाती। लोगों को गोल अचीवमेंट के क्या क्राइटेरियाज हैं, किस तरह काम करना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, वो नहीं पता चल पाता और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ यूनिटी, अगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्रेंडलीनेस नहीं होता, तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्लानिंग द मीटिंग। मीटिंग को कैसे प्लान किया जाता है, आपने पर्पस डिफाइन करना है, कौन कौन पार्ट लेने वाला है वो देखना है, डेट टाइम क्या होगी, जगह क्या होगी, एजेंडा क्या है, किस पर्पस के लिए किया जा रहा है एजेंडा। आपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश के लेसन्स में एजेंडा पढ़ा होगा, जो प्रॉपर एजेंडा लिखा जाता है, इट्स नॉट काइंड ऑफ अ पर्पस, और इसमें काफ़ी छोटी छोटी डिटेल्स इन्वॉल्व होती हैं। अनाउंस द मीटिंग, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं फॉर अ सैम्पल, अनाउंस द मीटिंग, उसके बाद आप बताते हैं कि जी मीटिंग कंडक्ट हो रही है, और फिर उसके बाद आप अरेंजमेंट्स जो वहाँ पर होने हैं उन्हें देखते हैं। प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द मीटिंग, एक ओपन स्टेटमेंट होती है, और उसके बाद आपने पार्टिसिपेंट्स को डिस्कशन में रखना होता है। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं उनकी बेसिकली जो सक्सेस है वो 3 टाइप ऑफ फंक्शंस पर डिपेंड करती है। एक है ग्रुप टास्क रोल्स, ग्रुप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस रोल्स एंड इंडिविजुअल रोल्स। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए या शॉर्ट के लिए ये 3 पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्मॉल ग्रुप्स की सक्सेस किस चीज़ में होती है। ग्रुप टास्क रोल सबसे पहले देखा जाता है कि ग्रुप ऑन द होल किस तरह जो टास्क है या कोई भी उन्हें जो काम दिया जाता है वो किस तरह फुलफिल कर रहा है, किस तरह उसको पाए तक मील तक पहुंचा रहा है। जो ग्रुप बिल्डिंग और मेंटेनेंस रोल्स होते हैं वो ये है कि किस तरह वहाँ हर इंसान अपना किरदार अदा कर रहा है टू मेंटेन दैट ग्रुप। ठीक है, जाहिर अगर एक इंसान टिटाई पर उतर आए और ग्रुप सारा ख़राब कर दे तो ये चीज़ें अच्छी सक्सेस की तरफ आपको कभी भी नहीं लेके जाएंगी। हर इंसान की कोशिश से, मतलब जैसे हम देखते हैं कि हर इंसान अपनी कोशिश से एक रिश्ता बनाता है, एक की भी कोशिश ना हो तो रिश्ता नहीं चलता, तो सेम एज इन के ग्रुप भी नहीं चलता। तो वहाँ पर देखा जाता है कि अपने रोल्स को कैसे मेंटेन किया जाए, और इंडिविजुअल रोल्स जो होते हैं कि हर इंसान अपने ओन पर क्या कर रहा है। ठीक है, और हर इंसान को उसकी पर्सनल स्पेस कितनी दी जा रही है। ठीक है, उसको फंक्शनिंग फुली फंक्शनल बनाने के ऊपर लोग कितना काम कर रहे हैं, एक दूसरे की कितनी हेल्प कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ग्रुप टास्क रोल्स की बारी बारी बात की गई है। आई नो कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, लेकिन काफ़ी लेसन लंबा है, तो हम बारी बारी सारी चीज़ों को डिस्कस करें तो टाइम तो लगेगा। सबसे पहली चीज़ आती है जी इनिशिएटिंग। इनिशिएटिंग क्या होता है कि आप सबसे पहले जब भी कोई भी ग्रुप का टास्क आता है तो आप वहाँ पर अपना कोई भी कह सकते हैं कि अपनी राय दें। ठीक है, और उस चीज़ को एडवांस करें, उसको इनिशिएट करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, जो फियर होता है, वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का होता है, तो वो स्टार्ट की जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन और ओपिनियन सीकिंग। ओपिनियन सीकिंग या इंफॉर्मेशन सीकिंग ये होता है कि आप लोगों से, दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे फैक्ट्स मांगते हैं, उनसे उनके ओपिनियंस मांगते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमें आपके फ्रेश आइडियाज़ की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन और ओपिनियन गिविंग, फिर लोग जाहिर है वहाँ से उनकी तरफ से भी कम बैक होता है कि वो लोग देते हैं, ऑप्शंस देते हैं। सही हो गया, सबसे पहले इनिशिएट करना कन्वर्सेशन को, फिर उसके बाद लोगों से आइडियाज़ मांगना, फिर लोगों का आइडिया देना, फिर है क्लैरिफाइंग और एलैबोरेटिंग। एट टाइम्स लोग अपना आइडिया, उनका आइडिया बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनकी वोकैबुलरी कह लें या उनका वे ऑफ कन्वेइंग इतना अच्छा नहीं होता, तो उन चीज़ों को एलैबोरेट किया जाता है, फिर बात को समराइज़ किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। और सबसे एंड पर है कंसेंसस सीकिंग। इट इज़ एम्ड एट असेसिंग द एक्सटेंट टू विच द ग्रुप इज़ इन एग्रीमेंट। इससे ये पता चलता है कि एक बात पर ग्रुप किस हद तक मुत्तफिक है। दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट। अच्छा जी, उसके बाद अगला हमारे पास बात आती है इम्प्लीमेंटिंग की। इम्प्लीमेंटिंग ये है कि हमारे पास जब डिसीजन आ गया, जब हमने उसे समराइज़ कर लिया, उसे एलैबोरेट कर लिया, तो हम उसके बाद असाइन करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, किसको अथॉरिटी मिलेगी, किसने क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास आता है जी 8th पॉइंट इज़ डेविल्स एडवोकेट। ये होता है जी बेसिकली एलैबोरेटिंग ऑन एन इशू टू मेक श्योर दैट द बेस्ट असेसमेंट ऑफ इस इम्प्लीकेशन इज़ मेड। डेविल एडवोकेट ये है कि आप जो भी इशू है उसको एलैबोरेट करके बयान करें, उसको कंप्लीटली बताएं, दूसरों को समझाएं। ठीक है, ताकि आपको उसकी इम्प्लीकेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल सके। और उसके बाद आता है जी कंसल्टेंट। कंसल्टेंट में ये है कि आप जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप थोड़ी बहुत हेल्प कंसल्ट कर सकते हैं। ग्रुप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस रोल्स, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस किया गया है। मेंटेनेंस रोल्स में ये चीज़ देखी गई है कि जो सुपरवाइज़र है या जो लीडर है वो लोगों को इनकरेज करता है। ठीक है, और जो ग्रुप में जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उनको एक्सप्रेस करना
सिखाता है कि आप एक्सप्रेस करें, आप मुझ तक बातें पहुंचाएं। फिर कॉम्प्रोमाइजिंग भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जाहिर है हमेशा हर इंसान की बात नहीं मानी जाती, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हर इंसान को, और हैप्पीली कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है जी गेट कीपिंग। गेट कीपिंग ये है कि आपने ग्रुप के साथ हर वक्त कम्युनिकेशन में रहना है, कि वो ऐसा फील ना करें कि हम अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे। उसके बाद है जी सेटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको ग्रुप में जो भी काम करना है उसके लिए स्टैंडर्ड्स बिल्ड करने हैं कि इस मुताबिक काम किया जाए, इससे ज़्यादा कोई इसमें हम कह सकते हैं कि कोताही ना हो। एंड हाउस कीपिंग उसके बाद आता है। द फंक्शन इज़ अबाउट मेकिंग श्योर दैट एवरी वन इज़ केप्ट अवेयर ऑफ द ग्रुप डिसीजन प्रोग्रेस एंड टू डू लिस्ट। कि मतलब जैसे कोई नहीं पहुंच सका, कोई लेट पहुंचा, तो ऐसा ना हो कि कोई भी अनअवेयर हो टू डू लिस्ट का, हर किसी को पता होना चाहिए। अच्छा, आई रियली डोंट नो दैट वाई इज स्क्रीन गेटिंग ब्लर्ड फ्रॉम ऑनवर्ड्स, बट यू हैव टू मैनेज। ये आपके नोट्स में मौजूद है मटेरियल, अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे तो मैं क्लियर नोट्स भेज दूंगी आपको। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं इंडिविजुअल रोल। इंडिविजुअल रोल्स ये हैं कि हर इंसान खुद कितनी अंडरस्टैंडिंग शो कर रहा है, मतलब ये कि आप दूसरों की बात को कितना समझ रहे हैं। इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग इज़ लाइक, एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है अपने आप को समझना, ठीक है, कि आपकी कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी कही हुई बात में फ़र्क तो नहीं है, कहीं आप बाइस तो नहीं हो रहे, दैट इज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। एंड इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग इज़ हैविंग एन ओपन माइंड, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स और द कॉन्सेप्ट्स और द माइंडसेट ऑफ अदर्स। उसके बाद एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप दूसरों की बात को बहुत ज़रूर कह रहे हैं, गौर से सुने। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद आपको कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आपकी बात से इख्तलाफ किया तो आप बिगड़ कर बैठ जाएंगे, मैं तो बात नहीं करूँगा। स्टॉपिंग कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशंस, मतलब एक पॉइंट पर कॉन्फ्लिक्ट को रोकना भी ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर गुड, बट एट टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फाइट्स में तब्दील हो जाते हैं, तो उसको उस पॉइंट पर रोकना एक इंसान को आना चाहिए। डिसरप्टिव बिहेवियर, डिसरप्टिव बिहेवियर इज़ लाइक कि उनको कोई भी हिंड्रेंस आ रही है जो भी ग्रुप प्रोग्रेस में, उनके बिहेवियर की वजह से उसको रोकना, उसको कम करना। एंड रिकग्निशन क्या है कि अपनी कैपेसिटी को, अपनी फुल एनर्जी को पहचानना। उसके बाद आते हैं जी पार्टिसिपेंट रोल इन अ ग्रुप मीटिंग। एक इंसान के क्या क्या रोल्स हैं, उन उसमें जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं उनके क्या क्या रोल्स होते हैं। सबसे पहले आता है जी ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजर्स वो होते हैं जो कि मीटिंग बेसिकली arrange doesn't mean कि they arrange in a way of seating arrangement or they arrange refreshments. It's like कि ये एक walkway देते हैं लोगों को कि नहीं, आपको इस बात पर स्टिक करना है, इससे वेंडर अराउंड नहीं करना, इससे आपको हम कह सकते हैं कि दूसरी तरफ नहीं डायरेक्शन की बात को लेकर जाना। तो उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, किसी लड़ाई फड्डे में पड़ने से रोकना, दैट इज़ द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजर। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्लैरिफायर। अगेन मैंने जैसे मेंशन किया कि कुछ लोग अपनी बातों को नहीं सही तरह कन्वे कर पाते, तो उनकी चीज़ों को क्लैरिफाई करना, ठीक है। और जो प्रॉब्लम है उसको क्लियरली लोगों को बताना, ये क्लैरिफायर का काम होता है। उसके बाद आता है जी क्वेश्चन, या बहुत सारे क्वेश्चंस को भी क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, तो उन क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करना और बार बार लोगों से पूछना कि कोई डाउट्स हैं, इज़ देयर एनी डाउट, कोई आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मतलब इस तरह चीज़ों को प्रोवोक करना। उसके बाद आते हैं जी फैक्चुअल कंट्रीब्यूटर्स। फैक्चुअल कंट्रीब्यूटर्स वो होते हैं जो बेसिकली फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करते हैं, जो कोई फैक्चुअल हम कह सकते हैं, जो एग्जैक्ट नंबर में डाटाज जो आप होते हैं, बिल्कुल जो इधर से उधर नहीं हो सकता, वो प्रोवाइड करते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि जो फैक्चुअल कंट्रीब्यूटर है वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि प्राउड ना फील कर रहा हो या बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना साउंड कर रहा हो कि भाई मैंने फैक्चुअल डाटा दिया, मैंने बड़ा तीर मारा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट पर हमें शुक्र है लेक्चर ख़त्म हो रहा है जी। एनर्जाइजर जो होते हैं दे आर लाइक, जो क्रिकेट में आपका विकेट कीपर नहीं होता जो कहता है शाबाश है शाबाश है, वो होते हैं एनर्जाइजर, जो कि क्या करते हैं कि बात को चलाए रखते हैं कि नहीं 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 जी, चलें पहुंचेंगे, हम हो जाएगा, हम पहुंचने वाले हैं, हम करने वाले हैं, हम कर लेंगे। ये एनर्जाइजर होते हैं, ठीक है जी। आइडिया क्रिएटर वो होते हैं जो रिस्क लेते हैं, न्यू आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं लोगों में, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का मामला होता है। उसके बाद आते हैं जी क्रिटिकल टेस्टर्स क्या करते हैं कि पूरी बात को, जो भी चीज़ है उसको बड़े
नुक्ताचीनी करके देखते हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। उसके बाद आते हैं जी कॉन्सिलेटर्स। कॉन्सिलेटर्स जो है दे ट्राई टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड। मतलब जैसे एक बहुत ग्रुप एक साइड पर जा रहा है और एक ग्रुप एक साइड पर जा रहा है, डिसएग्रीमेंट वायलेंस में कन्वर्ट हो रहा है, मामला सेटल डाउन नहीं हो रहा, तो ये क्या करते हैं, एक मिडल ग्राउंड फाइंड आउट करते हैं जिस पर दोनों पार्टीज राज़ी हो जाएं। हेल्पर ऑफ अदर्स आर लाइक के मतलब जैसे अगर कोई बहुत शाय इंसान है, वो नहीं बता पा रहा अपनी बात या वो नहीं बोल पा रहा, कन्वे कर पा रहा, तो कहना कि जी वो कुछ कहना चाह रहा है, इस टाइप की चीज़ें, मतलब दूसरों की हेल्प करना। तो फाइनली अब मैं सांस लूँगी और पानी का एक ग्लास पीऊँगी, क्योंकि बहुत लंबा लेसन था, काफ़ी बोली हूँ। आई होप कि आई मेड इट ऑल क्लियर। स्टिल एनी क्वेश्चंस देयर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।